एज वी ऑल नो कि क्वेश्चन 1 कंसोलिडेशन से आता है। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है, 30 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर। कैसे 30 मार्क्स हमें अचीव करने हैं, कैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को करते वक्त ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट को, हाउ टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। तो वो मैं आज आपको पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। शेड्यूल वाले पॉइंट को अपन ने डील कर दिया, अब बाकी पॉइंट्स पे क्या करेंगे, तो सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं बारी बारी, बट एक्सप्लेन भी करो। आपको मार्क्स अभी गुडविल के इश्यूज के खत्म नहीं हुए, आप ये नहीं कह सकते कि सर अगले पॉइंट पे चल जाओ, अगले पॉइंट पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पे पूरा जितना तुम डिस्कस कर सकते हो इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करो। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, हमारे एसबीआर का क्वेश्चन नंबर 1। सो एज वी ऑल नो कि क्वेश्चन 1 कंसोलिडेशन से आता है। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है, 30 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर। कैसे 30 मार्क्स हमें अचीव करने हैं, कैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को करते वक्त ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट को, हाउ टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। तो वो मैं आज आपको पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर ओन प्रैक्टिस। देखो, करना तो खुद के प्रैक्टिस से होगा, बट प्रैक्टिस भी सही तरीके से करनी है। कई चीजें जो गलतियां अपन करते हैं उसको नहीं करना है, वो इस वीडियो से आपको सीखना है। कंसेप्ट सारे पुराने ही हैं कंसोलिडेशन के, इवन इसमें कुछ फॉरेन कंसोलिडेशन का कंसेप्ट भी है, और ये एग्जाम आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी है। तो मार्च जून 2024 का क्वेश्चन है ये, मार्च जून का आपको अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, असाइन कर लो अपने आप को। क्वेश्चन का नाम है पियोनी कंपनी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। So everyone, in this question, various exhibits are given to us. Exhibits क्या है? Exhibit 1, 2, 3, 4. So these are the exhibits जिसमें क्वेश्चन का डाटा होता है, आपको जो पढ़ना है। Like this, it will be given to you. Then you will have basically requirement. क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? बस सारी विंडो क्लोज कर देते हैं। रिक्वायरमेंट है आपके पास 30 मार्क्स का रिक्वायरमेंट। 30 मार्क्स के लिए यू हैव 3 रिक्वायरमेंट्स, ABC, 5, 10, 10, 5। तो 20 और 30, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन 1, यू हैव वर्ड प्रोसेसर, आप उसको रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो जितना भी राइटिंग पार्ट है वो वर्ड प्रोसेसर पे करो, कैलकुलेशन भी इस पे कुछ करते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, चलेगा। आपको बहुत हैवी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए यूज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपको एग्जाम में गिवन होती है, प्लस इन द स्प्रेडशीट लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यू विल बी गिवन प्री पॉपुलेटेड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, जो भी है वो प्री पॉपुलेटेड ऑलरेडी गिवन होगा बच्चों आपको। अब आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे जो भी गलतियां उनको ठीक करना है। जैसे गुडविल लिखा है 725, और मान लो गुडविल के अंदर गलती है, गुडविल शुड बी 700, तो आप यहाँ पे बस डाल दोगे -25, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर फुल मार्क्स। तो जितना भी डुअल एस्पेक्ट का एडजस्टमेंट है, डेबिट क्रेडिट का, डबल एस्पेक्ट का, वो आपको टेस्ट होता है आजकल पेपर में, और बड़ा सिंपल है इसको करना। एंड मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप इसको साइड बाय साइड करो, अलॉन्ग विद सॉल्विंग रिमेनिंग क्वेश्चन। इसको भी आप पोस्ट करते रहो। एंट्रीज को पोस्ट तो करना है, इसके लिए नया तो कुछ करना ही नहीं है ना, आपको पोस्टिंग करते रहना है। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो उसका डुअल एस्पेक्ट यहाँ पे भी पोस्ट कर दो भाई। आपका गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा, तो गुडविल आपकी मान लो कम हो रही है, इम्पेयरमेंट की वजह से कम हो रही है, तो इम्पेयरमेंट गुडविल को कम करता है। दूसरा इम्पैक्ट किसको जाता है? प्रॉफिट पे जाता है। पेरेंट के शेयर से कम कर दोगे, एनसीआई के शेयर से कम कर दोगे, साथ के साथ डुअल एस्पेक्ट एडजस्ट कर दो, काम हो गया। हाँ, बट अकाउंटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए इस काम के लिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तब इसकी प्रैक्टिस करना। पहले अपने कंसेप्ट्स को, क्लासेस को ढंग से कर लो, जितनी भी आपकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स हैं उन पे कंसेप्ट को स्ट्रांग कर लो, फिर इस वीडियो को देखो, फिर इस क्लास को देखो, फिर देखो क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि ये चीजें हैं एग्जाम ओरिएंटेड, दिस इज नॉट कंसेप्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो एक बार देखेंगे इसको, पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। और सबसे देखो, एक और चीज बताता हूँ, कॉपी पेस्ट का फंक्शन आपका यहाँ पे चलता है, और सबसे अच्छा है कि आप रिक्वायरमेंट्स को हमेशा वर्ड प्रोसेसर पे कॉपी कर लो, आपको रिक्वायरमेंट बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। अब मैंने कॉपी कर लिया, अब जो भी मुझे आंसर लिखना है मैं उसको पेस्ट बना लिया, ए पार्ट के लिए मैं उसका आंसर लिखता रहूंगा। फर्स्ट टेक्निक ऑल ऑफ यू इन योर एग्जाम यू विल डू कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को वर्ड प्रोसेसर पे कॉपी कर लोगे। अगेन मैं ये बात बता रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व कहाँ करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइटिंग पार्ट तो वर्ड प्रोसेसर पे ही लिखोगे,
बट कैलकुलेशन पार्ट, छोटी मोटी कैलकुलेशन वर्ड प्रोसेसर पे कर सकते हो और एक्सेल पे भी करते हो, तो कोई रेफर भी लिखने की जरूरत नहीं है कि रेफर एक्सेल फॉर द सेम और रेफर द वर्किंग नोट। करना चाहो कर सकते हो, इफ यू मेड अ हेडिंग इन द एक्सेल आप रेफर कर सकते हो, बट एग्जामिनर विल नो, वहां पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी कैलकुलेशन फिर एक्सेल पे ही करनी है, तो एक्सेल तो है ही अपने पास कैलकुलेशन करने के लिए, और बहुत सिंपल है। कॉपी पे पहले करो, अगर एक्सेल लगता है कि बड़ी चीज है, एक्सेल बड़ी चीज नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी पेपर क्लियर होगा। तो मैं रिक्वायरमेंट बंद कर देता हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा काम हो गया, रिक्वायरमेंट मेरे सामने क्लियर हो गई, अब मैं पढ़ता जाऊंगा। और मजे की बात यह है कि बड़ा क्वेश्चन डॉन्टिंग लगता है, बट सारा कुछ पढ़ना नहीं है एक साथ। जैसे पहली रिक्वायरमेंट को अगर पढ़ूं बच्चा, तो कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 1 को यूज करते हुए क्या करो, क्या करना है। तो एग्जिबिट 1 इन अकॉर्डेंस विद IS 21, तो क्वेश्चन फॉरेन करेंसी की बात करता है। एक्सप्लेन व्हाई नॉर्मस्ट्रा कंपनी फंक्शनल करेंसी इज NY। ओके, तो ये हमने अपने क्लासेस में देखा कि फंक्शनल करेंसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सर क्या रोल है? तो IS 21 स्टार्ट ही होता है और बताता है कि जो कंपनी अपने प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जिस करेंसी में ऑपरेट करती है, उसके लिए हम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, वो फंक्शनल करेंसी होती है। और ग्रुप की करेंसी कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन करेंसी। तो हमें फंक्शनल करेंसी देखनी है यहाँ पे कि जो हमारी सब्सिडरी है उसकी फंक्शनल करेंसी ग्रुप की करेंसी के अकॉर्डिंग क्या, ग्रुप करेंसी के अकॉर्डिंग है, जो भी करेंसी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल डेफिनेशन पूछ लिया फंक्शनल करेंसी। तो कैसे फाइट करना होता है ऐसे क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने का हमेशा तरीका वही है बच्चों, जो मैं क्लासेस में आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, प्रोविजन क्या कहता है। भाई व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज, ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट IS 21 सेज, हाउ IS 21 डिफाइंस फंक्शनल करेंसी। भाई फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी इन विच कंपनी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस। और वो क्या है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका। आपका आपकी मेजर फंडिंग कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर यू गॉट द फंडिंग, योर सेल्स और कॉस्ट, हाउ मच योर सेल एंड कॉस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड, in which currency your sale and cost is influenced. Even you can check out that how much independent you are from your parent. Is you fully controlled, all your transaction take place, or you are an autonomous body, you are independent from parent. That also define your functional currency. भाई अगर आप पेरेंट्स से ही कंट्रोल्ड हो, पेरेंट्स के साथ ही सारी ट्रांजेक्शन करते हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, देन पेरेंट करेंसी इज योर फंक्शनल करेंसी, फिर तो बात ही नहीं आती है। भाई पेरेंट की करेंसी में हमें कन्वर्ट करना है, बट वो कन्वर्ट कब करना है? जब फंक्शनल करेंसी एंड पेरेंट करेंसी यानी प्रेजेंटेशन करेंसी अलग हो। इस क्वेश्चन में हम डाटा को पढ़ना शुरू करते हैं। Peony Company is a parent company of group with one overseas subsidiary and financial year end 31st December 2012. तो क्लियर है कि पेरेंट कंपनी है Peony, ठीक है। द फंक्शनल करेंसी ऑफ Peony एंड द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ ग्रुप इज डॉलर, तो ठीक है। Peony की खुद की फंक्शनल करेंसी डॉलर है, ग्रुप की प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर है। अगर सब्सिडी की करेंसी फंक्शनल करेंसी डॉलर बन जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये क्वेश्चन तुमने डोमेस्टिक का कन्वर्ट कर दिया। बट ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं। कहता है क्या क्या एग्जिबिट्स दी हुई है, मेरे को तो पहली फंक्शनल करेंसी के एग्जिबिट के लिए, पहली रिक्वायरमेंट के लिए 5 मार्क्स के लिए सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट पढ़नी है। मजे की बात ये भी आप देखो कि आई जस्ट नीड टू रीड दिस फर्स्ट पार्ट। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा पढ़ना है, मैं जूम कर लूंगा इसको अपने हिसाब से और मेरे को ये फर्स्ट पार्ट पढ़ना है सिर्फ, और इसके बेस पे मुझे अपने वर्ड प्रोसेसर पे साइड में आंसर लिखते रहना है। इसको अब जैसे चाहो और एडजस्ट कर लो, दोनों चीजें आपको विजुलाइज होती रहेंगी, आपका टाइम बचता रहेगा। क्या कहता है यहाँ पे? नॉर्मस्टार कंपनी इज अ फॉरेन सब्सिडरी ऑफ पियोनी विद अ फंक्शनल करेंसी NY। अच्छा, ये कह रहे हैं फंक्शनल करेंसी कौन सी है? NY। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं देना है। एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली ये बात बताई, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई नॉर्मस्टार फंक्शनल करेंसी इज NY। अब बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती करी कि कई बच्चे ज्यादा समझदार बने और उन्होंने ऑल्टरनेटिव करेंसीज को जस्टिफाई किया। बट बच्चों, ये तो वो कह ही नहीं रहा कि मुझे डाउट है इसकी NY फंक्शनल करेंसी है कि नहीं। ये तो आपसे पूछ रहा है कि NY फंक्शनल करेंसी है, इसको जस्टिफाई करो कि क्यों है। तो उसी पर्सपेक्टिव से आंसर लिखो। आपको आधा सॉल्यूशन तो क्वेश्चन ने दे दिया भाई। सामने वाला आपको कह रहा है कि अ, अम, जो चाय आपने बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, तो आपको ये तो जस्टिफाई करना ही नहीं है कि इससे अच्छी चाय क्या होती है। आपको तो ये बताना है कि चाय अच्छी क्यों है, क्यों अच्छी बनी।
तो एनवाई करेंसी है, फंक्शनल करेंसी, पहला तो अपन को रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया। अब क्यों है उसका हमें प्रोविजन पता ही है, नॉर्मली जो पढ़ रखे हैं उसके बेस पे बात करेंगे। नॉर्मस्ट्रा कंपनी सेल रिलेटेड कॉस्ट आर प्रीडोमिनेटली डिनोमिनेटेड सेटल्ड इन एनवाई, पहली बात होगी। देखो आई अकाउंटिंग आपको याद भी नहीं है तो भी कह रहा है कॉस्ट और सेल प्रीडोमिनेट, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है। पियोनी कंपनी had previously provided supporting loan in dollars to Nomistra company which has been settled during the year end fund from financial currently generated in NY। तुम्हें लोन मिला था, फंडिंग मिली थी, डॉलर में मिली थी, बट वो भी खत्म हो चुका है, सेटल हो चुका है। क्या वो लोन अब एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो फंडिंग डॉलर में थी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, बट फंडिंग डॉलर में थी है नहीं, खत्म हो चुकी है बच्चों। तो जो चीज जा चुकी है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है आपकी। और फिर क्या कह रहा है, अभी फंडिंग किस में आ रही है? एनवाई में। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, सारी कंडीशन इसी बात को रेगुलेट करती है एनवाई को। नॉर्मस्ट्रा कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज फ्री टू डिटरमाइन इट डिसीजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द बोर्ड ऑफ पियोनी कंपनी। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पे क्या पियोनी कंपनी का इंफ्लुएंस है? तुम क्या ऑटोनॉमस हो? तुम ऑटोनॉमस हो, इंडिपेंडेंट हो। पियोनी कंपनी की मैनेजमेंट तुम्हारे की डे टू डे वर्किंग में, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती या नहीं करती है। जब इंटरफेरेंस है ही नहीं तो उनकी करेंसी तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो तुम ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंस, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, योर फंक्शनल करेंसी इज डॉलर। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि करेंसी कौन सी है अपनी, एनवाई इज योर करेंसी। बट अब लिखना कैसे है, वहां पे भी सारा गेम आ जाता है बच्चों। हाउ टू राइट योर आंसर। देखो आंसर लिखते वक्त सबसे पहले तो अब बताओ क्या बताओगे। देखो अगर मेरे को इसका आंसर लिखना हो, टाइम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज शो नहीं करना है, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखना सिखा रहा हूं। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? सबसे पहले तो एग्जाम, और आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामर मिस्टेक होती है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, बस दैट वर्ड शुड मेक सेंस। फंक्शनल करेंसी क्या है? करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एंटिटी एक्टिविटी। करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनवायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। लिख दिया मैंने एक सिंप्लीफाइड आंसर, मुझे जो पता था। बट IS 21 आगे भी बात करता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऊपर दिया हुआ है, मैं यूज क्यों ना करूं। IS 21 सेज मेनली, अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेनली लुक फॉर फॉलोइंग फैक्टर। कुछ नहीं, बहुत कुछ हैवी बात नहीं करनी है कि क्या क्या फैक्टर्स उसने बोले हैं, अब याद करो भाई। करेंसी, कौन सी करेंसी? करेंसी इन्फ्लुएंस कॉस्ट एंड सेल, मैंने एक साथ लिख दिया। पहला पॉइंट तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बट मेन पॉइंट यही है कि करेंसी कौन सी करेंसी है जो मेरे सेल और कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। और क्या लिखा लिखा जा सकता है? करेंसी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग, ये मेन पॉइंट हो गया। और क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से पढ़ के एक और चीज निकल के आती है, हाउ मच यू आर ऑटोनॉमस फ्रॉम पेरेंट, हाउ मच यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी लिख दो, और बेटर लिखना है। ये आपका मेरा एक बेसिक आंसर हो गया कि व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज। थ्योरी को लिखने का तरीका समझो, बुक कितना भी लिखती है, कैसे भी लिखती है, अपन को मतलब नहीं है। डोंट यू फाइंड दिस टाइप ऑफ आंसर इज नेचुरल टू राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? अब मैं केस स्टडी से लिंक करके बात लिख दूंगा भाई। अब मैं अपनी बात जस्टिफाई कर दूंगा यहाँ पे, व्हाट क्वेश्चन सेज, व्हाट सिनेरियो सेज, व्हाट यू से, एंड देन यू विल कंक्लूड। अगर यहाँ पे पढ़ो तो कंपनी का क्या नाम है? नॉर्मस्ट्रा, लिख दो।
या नहीं भी लिखना चाहिए सब्सिडरी बोल सकते हो, नॉर्मस्ट्रा सेल एंड कॉस्ट आर इन NY। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने, क्लियरली पढ़ के पता लग रहा है, कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला वहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आगे, डॉलर लोन इज सेटल्ड, नाउ दे आर लुकिंग टू जनरेट फंडिंग इन NY। ये पॉइंट भी अपन ने खत्म कर दिया, हर पॉइंट पे डिस्कशन कर दिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। दोनों पॉइंट किस बात को जिक्र कर रहे हैं कि नाउ दे आर लुकिंग टू जनरेट फंडिंग और फाइनेंस इन NY, दूसरा पॉइंट भी हो गया। और क्या हो सकता है सर? इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, नॉर्मस्ट्रा बोर्ड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पेरेंट बोर्ड। हो गया ये भी मेरा आंसर, दे टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। बस कंक्लूजन दे दो, ऑल दीज, फाइनली कंक्लूजन देना है, इंडिकेट नॉर्मस्ट्रा functional currency is NY and parent presentation currency is dollar। तो ये फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन बन गया हमारा। ये मेरा फॉरेन करेंसी का बच्चों क्वेश्चन बना नहीं बना? पेरेंट डॉलर यूज करता है, ग्रुप की प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर है, नॉर्मस्ट्रा की NY है। मुझे 5 मार्क्स इस बात के मिलेंगे SBR एग्जाम में। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर मुझे प्रोविजन याद भी नहीं होता तो मुझे प्रोविजन याद करने की भी जरूरत थी। तीनों पॉइंट का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं तो सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है, फ्री के। SBR के बच्चे को ये मार्क्स किस चीज के मिले हैं? एग्जाम में बैठ के टाइप करने के। अब इससे ज्यादा क्या लिख सकते हो इसके अंदर? सर बुक ने 1 पेज में लिखा है, 5 पेज में लिखा है, कितना भी लिखा हो, ट्यूटोरियल पर्पस है। एग्जाम टाइम कंडीशन में इतना भी लिखा हो तो सफिशिएंट। टेक्निकल वर्ड्स, कीवर्ड्स, यही है बेस्ट अप्रोच बच्चों एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। बाकी इससे ऊपर कुछ कर सकता है कोई बच्चा तो उसे फिर नीड ही नहीं है इन सब चीजों की, वो तो कर ही सकता है। अपन तो अपन जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल करेंसी का क्या फंडा लिखा मैंने पहले लिख दिया। फंक्शनल करेंसी क्या होती है, IS 21 ने क्या फैक्टर्स बताए हैं, ये हम आप नोट्स में देखोगे आपको मिल जाएंगे। और ये भी मुझे याद नहीं होते तो भी चलता, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कॉस्ट सेल, आप खुद सोचते हैं हाँ कॉस्ट सेल IS 21 तब याद आ जाता आपको। फंडिंग की बात करिए तो याद आ जाता, इंडिपेंडेंस की बात करी हुई है थोड़ी बहुत वो लिख दो, जो क्वेश्चन ने स्पेसिफिक अलग से पॉइंट दे दिया उस पर बात कर देंगे। भाई कोई कहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, सारे काम अगर पेरेंट की करेंसी के पेरेंट के साथ करते हो तो आपकी मेन ट्रांजैक्शन पेरेंट के साथ हो रही है। और देखो लिखने का तरीका भी मेरा कितना आसान हो गया, जैसे मैंने कॉपी रिक्वायरमेंट करी मुझे बार बार रिक्वायरमेंट भी देखनी नहीं पड़ रही कि मैं रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक लिख रहा हूँ। मेरे 5 मार्क्स जनरेट हो गए और ये मैंने करा कट, मेरा डन हो गया। मैं गया अपने एग्जिबिट 3 पे, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिबिट यही वाली लग रही है, 3 इश्यूज लिखे हैं बराबर से। मैंने पहले अलाइन कर लिया इस एग्जिबिट को कि भाई मुझे बार बार इन सब चीजों की टेंशन नहीं चाहिए एग्जिबिट की, इसको मैंने अलाइन कर लिया। बल्कि मैं वर्ड प्रोसेसर को थोड़ा सा कम छोटा कर लेता हूँ, मुझे इसको ज्यादा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि फिर जूम करना पड़ रहा है ना, तो डाटा कट रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप को यहाँ पे सेट कर लिया। मेरा 10 मार्क्स का पहला रिक्वायरमेंट है, मैं अपने 10 मार्क्स के लिए स्टार्ट हो गया। विद रिगार्ड टू 3 इशू आउटलाइन एग्जिबिट 2। और देखो क्वेश्चन की ब्यूटी देखो SBR लेवल पे कि आपको क्लियर बता रहा है कि यार कौन से एग्जिबिट को पढ़ना है सॉल्व करते वक्त। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, बट कहाँ है यार? हर एग्जिबिट के लिए हर क्वेश्चन के लिए एक अलग एग्जिबिट है। एक तरीके से ये 30 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप देखो तो। बट हाँ, जो एक कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट आपका सबसे ज्यादा नॉलेज टेस्टिंग है और इस पार्ट को साथ साथ आप एक्सेल पे भी डील करते रहो।
ठीक है, तो समझते भी चलो, मैं थोड़ा कंसेप्ट ओरिएंटेड भी जा रहा हूँ इसलिए स्लो भी हूँ। विद रिगार्ड टू 3 इश्यूज आउटलाइन इन एग्जिबिट 2, डिस्कस विद कैलकुलेशन हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मस्टार कंपनी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पियोनी ग्रुप फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2012। क्या कह रहा है कि कुछ गलतियां हैं उसको डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस विद कैलकुलेशन, याद रखना सिर्फ कैलकुलेशन करके मत आना, समझाना भी। डिस्कशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो जो रिक्वायरमेंट है उसको 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। अभी मेरे साथ वो चीज नहीं फील होगी आपको, क्योंकि when you are watching a video of a teacher, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्लो में निकल जाता है, बट इसी क्वेश्चन को जब आप खुद करोगे यू विल नोटिस यू मिस्ड वेरियस पॉइंट्स। तो इसलिए अभी मैं उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ जो एज अ स्टूडेंट आप मिस करते हो। तो डिस्कस एंड कैलकुलेशन, करेक्ट ट्रीटमेंट इन कौन सी बुक में, इंडिविजुअल या कंसोलिडेटेड? इंडिविजुअल ने में नहीं बोला है, कंसोलिडेटेड में बोला है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी बुक में बोला गया होता है, ये कॉमन कैच है, ट्रैप है, एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है और आप गिर जाते हो। ठीक है, क्या है सर और फंडा क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो पढ़ो, इसे रीड करो अपने हिसाब से, देख। On 1st Jan 2012, Peony Company acquired 75% of 1 million NY1 ordinary share of Nomstra Company for 1.1 million, ठीक है। When retained earning of Nomstra is 4.8 million, मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन पर रिटेन अर्निंग दी हुई है। फिर 75% मेरे पास है, 25% एनसीआई पे होगी। यहाँ तक डाटा कुछ खास बताता नहीं। There were no other component of equity. Peony Company determined that non-controlling interest had a fair value. Non-controlling interest fair value पे मेजर है। सर इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा कि फेयर वैल्यू पे मेजर है, अच्छी बात है, बट गुड फुल गुडविल आएगी, पार्शियल गुडविल नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। एनसीआई कैलकुलेट नहीं करवा रहा, ये कम अच्छी बात है आपके लिए। और सारा डाटा एनवाई में है, ध्यान रखना, हम डॉलर में बात करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, नॉर्मस्टार कंपनी रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ एनवाई 9 लाख का। नो डिविडेंड वर पेड और प्रपोज्ड, अच्छी बात है। 9 लाख का लॉस हुआ है, मतलब ये हमारा कौन सा आइटम हो गया? पीएनएल का आइटम हो गया। इनकम एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते तो प्रॉफिट लॉस आता है। और लॉस को हम कौन से रेट पे लेते हैं, याद रखना। फॉरेन करेंसी टॉपिक IAS 21, इनकम एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे, ईयर एंड पे असेट लाइबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे, इक्विटी इन एनसीआई हिस्टोरिक रेट पे या डेट ऑफ एक्विजिशन पे, ठीक है। सो नो डिविडेंड वर पेड ऑन 31 दिसंबर। नॉर्मस्टार कंपनी रिपोर्टेड टोटल इक्विटी was 5.4 मिलियन, ठीक है। ये नेट एसेट दी हमें, रिपोर्टेड टोटल इक्विटी नेट एसेट ईयर एंड पे। एक्सचेंज रेट 1 जनवरी का हमें दिया, हिस्टोरिक रेट दे दिया 12 का, यही चाहिए था। 31 ईयर एंड का क्लोजिंग रेट भी दे दिया और एवरेज, तीनों रेट ही चाहिए, 12, 18, 15 याद कर लो, तीनों रेट अपन को चाहिए। अब 3 इश्यूज हैं, इन्हीं 3 इशू पे पूरा क्वेश्चन है। अभी तक कोई इशू नहीं आया था, अभी तक नॉलेज था, और मैंने नॉलेज को कैसे इंटरप्रेट किया, मैं पढ़ते पढ़ते क्या चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं आपको कम्युनिकेट करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मन में ही सोच रहा हूँ कि आप सुनते रहो। क्या पता आपके मन में भी ये सेम थॉट आ रहे हो, और नहीं आ रहे हो तब तो और जरूरी है कि आप जानो कि सर सोच कैसे रहे हैं। तीसरा इशू, goodwill is arising on the acquisition of Nomstar company was calculated incorrectly at 7,25,000। अरे आते ही हमारा काम आसान कर दिया, कह दिया कि गुडविल पे रॉन्ग कैलकुलेशन है। अच्छा, ये भी बता दिया हमें कहाँ गलती हुई, बहुत मस्त। गुडविल निकालिए $725। गुडविल के लिए क्या कहता था IAS 21? वैसे बच्चों मैं भूल सा रहा हूँ, IAS 21 गुडविल के लिए कुछ कहता था, याद है किसी को? गुडविल के लिए कहता है कि गुडविल हमेशा पहले किसकी करेंसी में निकालनी है? होम करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में, एनवाई में, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करना है। तो गुडविल में ऐसी क्या मिस्टेक हो गई? दिस इज ऑल्सो अमाउंट इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड, मतलब तुम्हारे जो कंसोलिडेशन में वहां भी ठीक कर लेना, खुद ही बता रहा है, भूलना मत, वहां भी ठीक करना। बताओ, इससे अच्छा आपको कहाँ एग्जाम मिलेंगे यार। इन अराइविंग एट दिस फिगर, the NCI acquisition was translated and recognized using exchange rate of 31st December। अरे ये लाइन तो मेरे को कुछ समझ नहीं आई, इस लाइन के अंदर कुछ मामला गड़बड़ सा लगा। कहना क्या चाह रहे हो? अब रुक जाना, इन्होंने एनसीआई को, इक्विटी को, जो एनसीआई है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, उसको क्लोजिंग रेट पे दिखा दिया है। क्या हम इक्विटी को एनसीआई को क्लोजिंग रेट पे दिखाते हैं? चेक करो अपने नोट्स को।
गुडविल गलत आ गई, इसीलिए तो गुडविल गलत हुई है। तुमने एनसीआई की वैल्यू तो हिस्टोरिक रेट पे होनी चाहिए थी, डेट ऑफ एक्विजिशन के रेट 12 रुपए पे होनी चाहिए थी, तुमने 18 पे कर रखी है एनसीआई की। पकड़ लिया? पकड़ पाए? हाँ सर, बिल्कुल पकड़ लिया था हमने भी कि एनसीआई की वैल्यूएशन किस पे होनी थी भाई, 18 पे, सॉरी 12 पे। वो किस पे गई? 18 पे। तो बैंड बजाएंगे इस क्वेश्चन का। अभी से भी मेरे को अभी से ये लग रहा है कि हाथ पर जा रहा है क्वेश्चन हमसे। कंसीडरेशन 1100, एनसीआई एक्विजिशन 2.7 डिवाइड बाई 18। अरे 18 नहीं करना, क्या करना है इसको, देखो कैलकुलेटर पे कर सकता हूँ मैं तो। ये 2.7 को किससे डिवाइड करना था? 12 से करना था। तो ये आती है आपकी 225। तो एनसीआई कितने से गलत है? 75 से गलत है। वैल्यूएशन 75 से एनसीआई की अंडरस्टेटेड है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 75 से एनसीआई में बढ़ा दूंगा और 75 से गुडविल बढ़ा दूंगा, क्योंकि एनसीआई अंडरस्टेटेड है तो गुडविल भी अंडरस्टेटेड होगा। सॉल्व हो गया, गुडविल की गलती पता लगी। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 6.3 मिलियन डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये आपने ठीक किया है। और 725, बट आई थिंक गुडविल को निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया इनका। गुडविल पहले एनवाई में निकलती है। गुडविल $725 जो निकाली है ना, वो पहले पूरी की पूरी आपको एनवाई में निकालनी है, फिर कन्वर्ट करना होता है। बट कोई बात नहीं, बहुत फर्क आएगा नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन इन्होंने जो ली है $1100 की, 1.1 मिलियन। अच्छा, कंसिडरेशन भी इन्होंने डॉलर में ले ली है, इसको भी हमारे को ठीक करना होगा। कंसिडरेशन भी हम किस में लेंगे बच्चों? एनवाई में। 31 दिसंबर गुडविल इम्पेयर्ड एनवाई 3। अच्छा, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल भी है, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। इम्पेयरमेंट से घबराना नहीं, एनवाई में दी हुई है एवरेज रेट पे, बस ध्यान रखना। बातें क्या ध्यान रखनी है, वो जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। इम्पेयरमेंट एवरेज रेट पे होती है, वाज कैलकुलेटेड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू। रिकॉर्ड ही नहीं करी। इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग क्या होती है? गुडविल में माइनस, और इम्पेयरमेंट ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में? पीएनएल में, पेरेंट और एनसीआई दोनों को मिलेगा। क्योंकि फुल गुडविल है तो इम्पेयरमेंट मैंने पहले ही बोल दिया था, फेयर वैल्यू से मुझे लग ही रहा था 75-25 बांट दोगे इसको। और किस पे कन्वर्ट करोगे? कौन से रेट पे सर? 3 रेट है, 12, 18 और 15। किस पे? 15 पे। ग्रुप पॉलिसी ट्रांसफर इम्पेयरमेंट एट एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज। अरे यार, यही तो इसकी प्यारी प्यारी बातें हैं, बता देता है कि ग्रुप पॉलिसी एवरेज रेट पे। अगर ग्रुप पॉलिसी IS 21 से अलग होती तब बात करते हैं, तो सेम है। तो दो इशू क्या रहे? इशू क्या है? मैं तो इशू नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इशू कह रहे थे। इशू तो मतलब बड़ी बात होती है, हमारे लिए तो बड़ी बात है ही नहीं। तीसरा क्या है? नॉर्मस्टार कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल, अच्छा आप याद करो बच्चों, जब ये बैंड बजा ही रहे हैं तो इन्होंने पूरी बजाई होगी, क्योंकि IS 21 में 3 ही बातें आती हैं। अगर आपको याद हो तो टोटल जो लॉस जाता है उसमें 3 बातें आती हैं, गुडविल का, असेट लायबिलिटी का और प्रॉफिट लॉस। तीनों बातें इन्होंने जिक्र कर दी, तीसरी एसेट लायबिलिटी पे है। अब एसेट लायबिलिटी का रूल क्या था? क्लोजिंग रेट वाला। तो एसेट लायबिलिटी वर ट्रांसलेटेड इनटू डॉलर यूजिंग एक्सचेंज रेट एट 31 दिसंबर। ठीक किया है। द सेम एक्सचेंज रेट वर यूज्ड टू रीट्रांसलेट। ओहो, लॉस को भी उसी रेट से ट्रांसलेट कर दिया, और ऊपर लॉस जो हमें गिवन था कहाँ गया? कहाँ गए लॉस भाई? लॉस को मैंने पढ़ा था, अभी कहीं था। लॉस हमें किस पे करना था? एवरेज रेट पे। 725 फिगर ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर रिपोर्टेड लॉस, कंपनी को लॉस कितना रिपोर्ट किया है? 9 लाख का। तुमने इस लॉस को एवरेज रेट की जगह किस पे कर दिया? क्लोजिंग रेट पे। बाकी एसेट लायबिलिटी के साथ लपेट दिया, गलत किया। द रिजल्टिंग टोटल एक्सचेंज लॉस ऑफ वन हैज बीन इंक्लूडेड इन ट्रांसलेशन रिजर्व इन ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ वन विद नो एंट्री मेड टू एनसीआई रिजर्व। अरे, तुमने सारा का सारा लॉस ट्रांसलेशन रिजर्व, ये वर्ड समझ तो आता है ना, ओसीआई से आता है। एक्सचेंज लॉस, ट्रांसलेशन रिजर्व मतलब एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस सारा का सारा किस किस कहाँ जाता है? ओसीआई में। ओसीआई से जाके कहाँ जाता है? ये इक्विटी में अलग से दिखता है, ट्रांसलेशन रिजर्व करके। बिल्कुल ठीक बात है। तो फंडा क्या है इसका? स्प्रेडशीट में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन रिजर्व बच्चों। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और ये अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में दिखा रखा है ट्रांसलेशन और एनसीआई। कहता है पूरा का पूरा हमने लॉस 175 का पेरेंट को दे दिया, ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दिया। भाई ओनर तो एनसीआई भी है, 75% यहाँ था तो 25 यहाँ भी जाना चाहिए था, ये भी गलती है। ठीक करेंगे, बहुत सारी गलतियां करी हैं, मामला बहुत सारा बिगड़ चुका है। बट ऐसा नहीं है कि अपन को आता नहीं है, कंसेप्चुअल लेवल पे बात खत्म हो गई। पढ़ते ही क्वेश्चन मुझे कंसेप्ट के लेवल पे चीजें समझ आ गई कि यार हो क्या रहा है। अब मैं इसको ना सॉल्व कैसे करूं, अब बस वो समझाना रह जाता है
अभी क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि अब मेरे को मेन काम कैलकुलेशन लेवल पे आ गया है। थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ इसको, कोई बहुत ज्यादा अब डिटेल में पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। अपने वर्ड प्रोसेसर पे थोड़े से शाइन मारते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब आते हैं तो कैसे करें। 3 इशू हैं, मैं पहले तीनों इशू के बेसिस पे ही इसको डील करूंगा। इशू 1 को मैं डील करता हूँ। देखो जो क्वेश्चन ने चाहिए ना, मैं उसके हिसाब से आंसर करता हूँ, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ आए कि स्टार्ट कैसे करना है। तो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। और कैलकुलेशन में कोई यहाँ पे स्प्रेडशीट की जरूरत ही नहीं है, स्प्रेडशीट पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे जो जरूरत है वो एक्सप्लेनेशन की ज्यादा है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, पहला है गुडविल। गुडविल एट डेट ऑफ एक्विजिशन, जो सबसे पहले गलती बोला। तो इसके लिए मैं रूल पहले लिख दूंगा जो मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल विल बी फर्स्ट कैलकुलेटेड, क्लियर बोल दूंगा, गुडविल विल बी फर्स्ट कैलकुलेटेड in NY, that is a functional currency, and then translated in dollar using rate at DOA, date of acquisition. DOA शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज मत करना जब तक कि वो एक्सेप्टेबल ना हो या आपने कहीं समझाना दी हो पहले ही। तो ये मैंने एग्जामिनर को डिस्कस भी करने के लिए बोल रहा है ना, तो यही तो बात है, जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूँ वो बस लिख देना है SBR में। अब क्या सर इसको यहीं पे या एक्सेल पे करें, कहीं कर लो। या देखो एक छोटा सा टेबल बना लो, कम ज्यादा जैसे है वो सब कर सकते हो इस टेबल में। मजे की बात ये है भाई, मुझे क्या क्या चाहिए मैं इस टेबल में उस हिसाब से इसको कर लेता हूँ। मुझे अगर इंसर्ट करना है कॉलम, मुझे डिलीट करनी है कोई रो तो रो डिलीट हो गई, मुझे ऐड करनी है ऐड हो गई। तो वो दिक्कत मत लेना कि सर ज्यादा ज्यादा हमने बना लिया है कम बना लिया। सारे ऑप्शन ACC ने जो आपको मेनली चाहिए वो बिल्कुल सिंपल कर रखे हैं। आप अपना ऐड करो जैसे आपको ठीक लगता है। तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, तो NY करेंसी में गुडविल निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहा हूँ तो वो मैं कर देता हूँ। मुझे इसमें सबसे पहले चाहिए कंसीडरेशन पेड, यहाँ पे आप एक्सचेंज रेट लिख सकते हो, जो भी एक्सचेंज रेट है भाई, जितना भी एक्सचेंज रेट यूज होगा यहाँ पे सारा का सारा मैं 12 ही यूज करूंगा, मतलब एक्सचेंज रेट का कोई खास काम है नहीं। और फाइनली जब मैं गुडविल निकालूंगा तो उसको कन्वर्ट करूंगा डेट ऑफ एक्विजिशन पे। मीन आपको यहाँ पे काम आएगी, यहाँ इन सबको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल आता है कि कैसे निकालें। तो पियोनी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर नॉमस्टा कंपनी 11.1.1 मिलियन, तो वो आपको गिवन है डॉलर में डाटा। डॉलर में कितना दिया है, हमेशा इसको सॉल्व करते हो ये भी छोटी छोटी बातें याद रखो, या तो मिलियंस में करो या थाउजेंड्स में करो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 1000 में सॉल्व करें, सबसे अच्छा है। पूरा ओपन करके बच्चे सॉल्व करते हैं सारे, पूरा लैक्स में सारे जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 6 के 6 जीरो ओपन करके सॉल्व करते हैं। क्यों आप टाइम खराब कर रहे हो बच्चों, ये दिखाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको टाइम जबरदस्ती खराब करना है, इस वजह से आप ये सब चीजें कर रहे हो। और कहीं यहाँ पे मुझे कोई एक्सेल की खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल अपने कैलकुलेटर पे कर लेंगे अपन ये कैलकुलेशन। ठीक है, मैं ये निकाल सकता हूँ, मुझे एक्सचेंज रेट पता है 1100 का है। 1100 इंटू 12 कर देना, 13,200 आ जाएगा। इंटू करना, डिवाइड करोगे तो डॉलर में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक भी क्लियर रखना। जब भी आप बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाते हो बच्चों, बड़ी करेंसी कौन सी है, डॉलर है, NY छोटी करेंसी है। तो जब भी बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाते हो, हम FM में AFM में सब पढ़ते भी हैं डिटेल में, तो क्या करते हो आप, बड़ी से छोटी करेंसी में जाते हो तो मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी करेंसी का नंबर हमेशा ज्यादा होगा। 1100 इज मोर देन 13,200। और छोटी करेंसी से बड़ी करेंसी में तो डिवाइड करके पहुंचा जाता है। बाकी अगर गिवन है यहाँ पे तो वैसे भी ले सकते हो, नहीं गिवन तो मैंने तो निकाल ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीआई हमारे को कितना बोला है,
वो ऑलरेडी हमें इसमें दिया ही हुआ है 2700 एनसीआई है, मुझे चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये गलत नहीं है एनसीआई, कन्वर्ट गलत किया था बट ये एनसीआई गलत नहीं है। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट हमारे को कितना दिया हुआ है? नॉर्मस्टार कंपनी रिपोर्टेड टोटल इक्विटी 5.4 मिलियन, गुडविल राइजिंग फेयर वैल्यू 6.3, सॉरी यहाँ पे दिया है 6.3, एनवाई में लेना 6300। तो आप गुडविल निकाल लो डेट ऑफ एक्विजिशन पे 13,200, एनसीआई 2700 माइनस 6300, ये आपका आएगा 9600। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक निकाला है 9600। इसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर लो, बाकी कोई फिगर को कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो। 800 जैसे एनसीआई को कन्वर्ट कर लेते हैं हिस्टोरिक रेट पे, इन्होंने गलत कन्वर्ट कर रखा है। 2700 डिवाइड बाई 12, एनसीआई की वैल्यूएशन कितनी आनी चाहिए? 225, बट एनसीआई इन्होंने कितना कैलकुलेट किया हुआ है बुक्स में? एनसीआई इन बुक्स हमें कितना दिया है? 150। एनसीआई, चलो इस बात को मैं बाद में हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ नहीं दिखाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो गुडविल डाल दिया डेट ऑफ एक्विजिशन पे, मुझे और कॉलम और रो चाहिए, सॉरी सर। और रो क्यों बना रहे हो भाई? गुडविल निकालने के बाद अपन को इम्पेयरमेंट भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? गुडविल में से इम्पेयरमेंट माइनस करो। एनवाई 3.3 मिलियन का 3300 का मुझे इम्पेयरमेंट दिया है। अब याद रखना, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए कौन सा रेट लोगे? एवरेज रेट लोगे। इसको कन्वर्ट कर दो, 3500 डिवाइड बाय 15, ये हो गया मेरा 220। तो गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट कितना आ गया मेरा बुक्स में? 800 माइनस 220। पहले कैलकुलेशन लेवल पे कर लेते हैं जितना हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, अब लिख लेते हैं गुडविल एट ईयर एंड। तो गुडविल ईयर एंड पे आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 9600 माइनस 3300, यानी 6300 की गुडविल होनी चाहिए। और गुडविल हमारा एक एसेट होता है, ध्यान रखना। गुडविल को हम ईयर एंड पे दोबारा, जैसे कोई नॉर्मल एसेट लाइबिलिटी की तरह इसे भी रीट्रांसलेट करते हैं। गुडविल इज रीट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग रेट, ये पॉइंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। गुडविल डेट ऑफ एक्विजिशन वाली को फिर रीट्रांसलेट किया, हर ईयर एंड पे से रीट्रांसलेट किया जाएगा। तो रीट्रांसलेशन 18 पे कर रहा हूं मैं इसका, तभी तो एक्सचेंज गेन लॉस निकलता है गुडविल में 6300। मतलब टोटल दो तरीके के लॉस हो गए अभी तक, 220 का ये लॉस है, बट ये इम्पेयरमेंट लॉस है। लॉस ड्यू टू, साइड में लिख लेता हूँ अपने नॉलेज के लिए, एग्जामिनर को भी बता दो, लॉस ड्यू टू इम्पेयरमेंट। और अब मेरे को आ रहा है बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे हम। यहाँ पे पहले 6300 डिवाइड बाई 18 कर लें, 350। बिल्कुल चीजें क्लियर रहेंगी ना, तो आप ही को आसानी होगी। एक्सचेंज लॉस आ गया, एक्सचेंज लॉस कैसे निकाला? रेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है हमने, ये एग्जामिनर को बता दिया। तो एक्सचेंज लॉस आ गया मुझे 230 का। तो ये भी मेरे को क्या है, ये मेरा ओसीआई में जाएगा, एक्सचेंज लॉस, ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख लेता हूँ ओसीआई। और ये इम्पेयरमेंट का कहा जाता है? ये पीएनएल में जाता है। इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में जाता है। दोनों गुडविल को कम करेंगे, बट एक आपका जाएगा वन विल गो टू ओसीआई एंड वन विल गो टू पीएनएल। गुडविल को दोनों कम करेंगे। ठीक है सर, गुडविल वाले पॉइंट को अपन ने डील कर दिया। अब बाकी पॉइंट्स पे क्या करेंगे? तो सारे पॉइंट्स पे बात करती है बारी बारी, बट एक्सप्लेन भी करो। आपको मार्क्स अभी गुडविल के इश्यूज के खत्म नहीं हुए। आप ये नहीं कह सकते कि सर अगले पॉइंट पे चल जाओ, अगले पॉइंट पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पे पूरा जितना तुम डिस्कस कर सकते हो इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करो। पहली बात तो, सबसे पहले जो चीज इन्होंने कहा, इन्होंने जो जो गलती करी, देखो गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन नॉर्मल वाज कैलकुलेटेड 7,25,000। तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे गुडविल को कितना ठीक करना है, क्या करना है। और साथ साथ आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। अभी क्योंकि आपको समझ आ ही गया है कि करना क्या है, तो वो एक्सेल पे भी हो सकता है, क्या किस चीज की क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, वो यहाँ से मैं साइड बाय साइड एक्सेल पे भी कर दूंगा। बट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, या इसको
एक्सेल पे कर ही देते हैं। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, एनसीआई एज recorded or NCI is translated at closing rate, that is कितना वैल्यू किया हमने एनसीआई को, $150. It should be translated at historic rate, date of acquisition, that is $225. It means NCI is understated. भाई NCI ज्यादा आना चाहिए था, understated by 75. तो एक बार बताओ, आपने एनसीआई को अंडरस्टेट किया है कितने से, 75 से। गुडविल भी तो 75 से, गुडविल कितने की है, एंड देयरफॉर भाई एनसीआई गलत हो गया तो गुडविल भी हो गया। आप देखो ना, गुडविल 800 की आनी चाहिए आपके हिसाब से, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 800 की गुडविल, और बुक में कितने की गुडविल दिखाई है, 725, तो गुडविल भी उतने से, देयरफॉर गुडविल इज ऑल्सो अंडरस्टेटेड बाय 75। और अगर आपको एंट्री भी दिखानी है ना, आप उसको भी पास कर सकते हो, कोई भी एंट्री पास करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दिखा सकते हो, डेबिट करोगे गुडविल, कुछ भी नॉलेज दिखाते हो एग्जामिनर को, एनसीआई को इंक्रीज करोगे 75 से, दोनों अमाउंट 75 से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देते हैं अपन, फिगर्स हमारी थाउजेंड्स में, ठीक है, सारी फिगर्स हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं, ऑब्वियस है बट ठीक है, इट्स शुड बी प्रेजेंटेड, एक बार तो आप प्रेजेंट कर ही दो ताकि यहाँ पे पता लग जाए ऑल दिस इज इन थाउजेंड्स। ठीक है सर, तो गुडविल को आप डेबिट कर दोगे 75 से, एनसीआई को, यहाँ तक हमारा आई थिंक सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ दो पॉइंट देखो यहाँ पे कवर किए हैं मैंने, एक तो आपने एनसीआई की बात करी, दूसरा लॉसेस को कवर किया, तो लॉसेस में भी दोनों पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट को भी और एक्सचेंज लॉस को भी। बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं स्प्रेडशीट को ओपन करके अपना ये वाला काम कर लेता हूँ, जो एडजस्टमेंट वाला काम है। पहली बात तो मैं को यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और जो भी मुझे एडजस्टमेंट करनी है, आप जो भी करोगे ऊपर नाम डालते रहो, बेसिक एक नाम जरूर डालना है बच्चों। इससे क्या है कि एग्जामिनर को पता रहता है कि आप क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो। जैसे अगर मैं पहला बोलूं तो एनसीआई, हम पहली एडजस्टमेंट किसकी कर रहे हैं, एनसीआई की कर रहे हैं। एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, हिस्टोरिक रेट पे, यहाँ मैंने छोटा सा लिख दिया। अब एडजस्टमेंट क्या करूंगा, तो गुडविल को अपन को बढ़ाना पड़ेगा, मैंने यहाँ 75 लिख दिया, इंक्रीज करना है ना, आपको इंपैक्ट समझ आना चाहिए। आपने एंट्री के पास करिए, साइड में देखो, गुडविल 75 से आपके लिए अंडरस्टेटेड है, 800 है, गुडविल बढ़नी चाहिए थी, वो आपने बढ़ाई, ठीक है। और दूसरा एडजस्टमेंट साथ के साथ आपको डुअल एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा डुअल एडजस्टमेंट चीजों का होगा। जाओ नीचे, एनसीआई कहीं मिलेगा, एनसीआई में जाके यहाँ 75 यहाँ भी दिखा दो, मार्क्स आ गए आपके साथ साथ। जो पॉइंट मिस होने का डर होता है वो डर खत्म हो गया। अब जैसे अगर मैं करना चाहूं इम्पेयरमेंट, गुडविल इम्पेयरमेंट का पॉइंट है, अब
अब मुझे मालूम है इसकी भी क्या ट्रीटमेंट होती होगी इम्पेयरमेंट की, अभी समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया नहीं है, मैं पहले ही कर रहा हूँ ताकि मेरे को मार्क्स मिल जाए। अकाउंटिंग तो आती है ना, इम्पेयरमेंट 220 की है, गुडविल को कम करेगी, माइनस में दिखा देंगे, जो प्लस करेगा उसको माइनस में नहीं दिखाएंगे। 220 की मेरी गुडविल कम होगी, बिल्कुल कम होगी, इम्पेयरमेंट होगा। और क्या होगा, ये मेरा 230 का एक्सचेंज लॉस है, एक्सचेंज लॉस ऑन गुडविल, ये भी मैंने एग्जामिनर को बता दिया भाई, एग्जामिनर मेरा गुडविल पे एक्सचेंज लॉस है, मैं उसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ। फिगर सारी मेरी थाउजेंड्स में है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को यहाँ पे, और माइनस 230 ये भी कर दिया। सर इनका डुअल एक्सपेक्ट, बिल्कुल दोनों को शेयर मिलेगा, तो सिंपल सा खुद ही बता दो, ये पीएनएल का आइटम है तो इसका शेयर पेरेंट और एनसीआई को मिलेगा नहीं मिलेगा, फुल गुडविल है मिलेगा सर, बट पेरेंट के कौन से कॉलम में, पेरेंट को मिलेगा रिटेन अर्निंग में, ओसीआई में नहीं, इसका लॉस पेरेंट किस में बियर करेगा, लॉस है माइनस के साइन डाल देंगे, पेरेंट का शेयर कितना है 75%, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन ले गए इसको 220 पे, ऑलरेडी माइनस साइन हमने वहां लगा रखा था तो जरूरत नहीं थी, हटा देते हैं। 165 का लॉस यहाँ पे आप माइनस करके दिखा दो। दूसरा एनसीआई को दे दो, तो सर एनसीआई को कितना दोगे, 25% दे देंगे, इसका मार्क्स आते जा रहे हैं। आपको टोटल भी नहीं करके दिखाना, उसके कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ ये पोस्टिंग के ही मार्क्स है पूरे के पूरे, ये नहीं कि सर एंड में मुझे फिगर भी दिखानी है सही है या नहीं है, नहीं, कोई टोटलिंग के कोई मार्क्स नहीं है। अच्छा सर ये अगला वाला लॉस, ये हमें मालूम है 75%, आप इसको इस वाले लॉस को तो ओसीआई में दोगे ना, एक्सचेंज लॉस का डिफरेंस ट्रांसलेशन रिजर्व में होगा, एनसीआई का तो कोई अलग होता नहीं, ओसीआई सारे लॉस एक ही जगह जाते हैं, तो ये 1725 यहाँ माइनस हो जाएगा, और 25% यहाँ, इसका भी हिस्सा किसको मिलेगा, एनसीआई को मिलेगा, ये इसका 230, ये हमारा एनसीआई का भी हिस्सा हो गया। बताओ मुझे कि क्या मेरी पूरी ट्रीटमेंट हुई या नहीं हुई। पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हो गई, डन है, साइड बाय साइड मैंने ये भी कर लिया। हाँ सर इसका आंसर 10 मार्क्स का भी कंप्लीट हुआ नहीं, मैंने डिस्कशन कर दिया गुडविल के बारे में, मैं क्या लिखना चाहता था वो एग्जामिनर को बता दिया, बट छोड़ो मत, सारी बातों पे लिखो, इम्पेयरमेंट पे भी लिखो, आपके पास क्या इम्पेयरमेंट पे लिखने के लिए कुछ है नहीं, जो आपने ट्रीटमेंट करी वो लिख नहीं सकते। इट शुड बी ट्रांसलेटेड एट विच रेट, एवरेज रेट, जो कि ग्रुप पॉलिसी है भी, इट्स ओके, मैं ओके हूं। इट शुड बी ट्रांसलेटेड एट एवरेज रेट, तो एवरेज रेट पे हमने ट्रांसलेट किया ही था, कितना आ रहा है 220, तो लॉस ऑफ 220, अब इसका ट्रीटमेंट बता दो क्या होता है, लॉस ऑफ 220 विल रिड्यूस, जो कर रहे हो ना बस वही बताना है, रिड्यूस गुडविल एंड एंड beared by both parent and NCI as this impairment is on, और आप कैप्स में लिखते हो स्मॉल में लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट एनसीआई एज दिस इम्पेयरमेंट इज ऑन फुल गुडविल, जो बातें आपको जितना अकाउंटिंग आता है वो आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आप सारी बातें यहाँ पे लिख दो, 75% टू पेरेंट, कितना आया था वो, अभी आपने निकाला था, 75% पेरेंट को 165 के एंड 25% to NCI, that is 55K, डाल दिया मैंने, बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा क्या लिखना है, इम्पेयरमेंट पे मैंने जितना मुझे पता था, इट शुड बी ट्रांसलेटेड, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया, क्या होना चाहिए वो बता दिया, कैसे करोगे वो बता दिया, हो गया खत्म। So loss of will reduce goodwill and
अबियड बाय बोथ पेरेंट एंड एनसीआई फुल गुडविल। बस हाँ, यहाँ पे एक जिक्र आप ये जरूर कर सकते हो, दिस लॉस ऑफ 220 विल गो टू पीएनएल और एसपीएल एंड रिड्यूस गुडविल। ये थोड़ा बता दो कि ये ओसीआई का लॉस नहीं है, पीएनएल का। तो यहाँ पे मार्क्स नहीं जाएंगे कि आपने पूरा ट्रीटमेंट समझा दिया। आगे बात करें तो अब आ जाता है फाइनली हमारा एक्सचेंज लॉस। जो बचा एक इशू एक्सचेंज लॉस का है ना, सो इसमें क्या लिखोगे? गुडविल इज ऑलवेज retranslated at closing rate. So it creates कितना एक्सचेंज? इट क्रिएट एक्सचेंज, कैलकुलेशन तो ऊपर दिखाई दी है, दोबारा दिखाना चाहो दिखा सकते हो। इट क्रिएट एक्सचेंज लॉस ऑफ आई थिंक 230K का हमारे को आया, 230K। गुडविल इज ऑलवेज इज ट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग रेट, बता दिया प्रोविजन क्या कहता है, प्राइस 21, सो इट क्रिएट एक्सचेंज लॉस ऑफ 230K। अब क्या बताओगे? अब क्या बताओगे सर? अब ट्रीटमेंट बता देंगे। यस, दिस लॉस विल go to OCI and reduce goodwill. ठीक है, this loss will go to OCI and reduce goodwill and also allocate this loss to both parent। बट ध्यान रखना, ये चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पेरेंट में जब मैं लिख रहा हूँ तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में मत इसको एडजस्ट करना। ये कहाँ करना? ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको मार्क्स दिलाएंगे। allocate this loss to parent ट्रांसलेशन रिजर्व, क्योंकि ये ओसीआई से बनता है एंड एनसीआई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डन है सर, सारे इशू कवर हो गए। हाँ, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, लास्ट इशू रह गया हमारा लॉस फॉर द ईयर का, जो इन्होंने लॉस में गलती करी है, लॉस फॉर द ईयर। अब इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आई थिंक मुझे कुछ कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर दी। बट इसके लिए कुछ भी अपन को कैलकुलेशन करने की, मतलब अलग से फॉर्मेट बनाने की, लॉस एज ट्रांसलेटेड एट, किस रेट पे इन्होंने ट्रांसलेट किया है? क्लोजिंग रेट पे आई थिंक, राइट। बट एज पर IS 21, income and expense are translated at average rate. So calculate करो, loss at average rate कितना लॉस है हमारा? ऊपर दिया है NY 900। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दिखा दो, 900 डिवाइड बाय एवरेज रेट कितना है? 15। हमें कन्वर्ट कितना करना चाहिए था? 15 पे। तो 900 डिवाइड बाय 15, 60। लॉस है 60K का, लॉस एट क्लोजिंग रेट बच्चों 900 डिवाइड बाय, ये रॉन्ग है, जो इन्होंने लॉस को ट्रांसलेट किया ये आ रहा है 50K। तो लॉस अंडर वैल्यूड कितना हो गया? आप टेबल बना सकते हो, मैंने टेबल बनाई नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन था अंडर वैल्यूएशन निकालने का। तो ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल हो जाएगी। सर क्या ट्रीटमेंट कर दोगे इसकी? भाई दिस लॉस, कौन सा लॉस है बच्चों? ये हमारा ईयर का लॉस है, तो हमें इसको इंक्रीज करना होगा। तो 10K, सॉरी, लॉस विल इंक्रीज by 10K and weighed by parent and NCI.
पेरेंट एंड एनसीआई बियर करेगा। एक चीज यहाँ पे शायद और गड़बड़ करी है, इस लॉस की ट्रीटमेंट भी गलत करी है, क्योंकि ये लॉस हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है, द रिजल्टिंग टोटल एक्सचेंज लॉस ऑफ 175 हैज इंक्लूडेड इन ट्रांसलेशन रिजर्व। तो यहाँ पे इन्होंने इस लॉस को ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दिया, बट ये वाला लॉस तो पीनल में जाता है। फर्दर अब देखो ना, क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉस को इन्होंने जो लॉस निकल के आया उसको कहां पे डाल दिया, सारा का सारा लॉस को ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दिया। एक सेकेंड, रिजल्टेंट टोटल, अच्छा ये टोटल एक्सचेंज लॉस डाला है, सॉरी बच्चों, इसको अभी नहीं करेंगे एडजस्ट। ये वाला लॉस तो ठीक है, इसको लॉस इंक्रीज करके टोटल रिजल्टेंट लॉस जो एक्सचेंज लॉस आता है वो तो सारा ओसीआई में ही जाता है, वो ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं करी है इन्होंने। क्या करते हैं, जो एक वर्किंग IS-21 की चाहिए वो वाली वर्किंग यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। ध्यान समझना, लॉस, ये जो लॉस है हमारा पीनल का लॉस है, बट इन्होंने जो ट्रांसफर किया, इन्होंने एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर किया है। एक्सचेंज लॉस, ये पीनल, ये तो लॉस है, बट इससे जो एक्सचेंज लॉस आएगा वो तो ओसीआई में ही जाएगा, वो ठीक किया इन्होंने। मैंने उसको मिसरीड कर लिया, मैं उसको ठीक कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है आपने ठीक किया। लॉस विल इंक्रीज बाय 10K एंड बियर बाय पेरेंट एंड एनसीआई। तो आपका लॉस है वो 10K से बढ़ेगा और पेरेंट और एनसीआई उसको बियर करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें तो पीएनएल में तो एडजस्ट करना ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट और एनसीआई में एडजस्ट करना है, तो इस लॉस को बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देंगे। बट फाइनली IS-21 में हमेशा एक्सचेंज लॉस आपको निकालना पड़ेगा ओवरऑल नेट एसेट्स पे। फाइनल चीज जो हम एक करते हैं वो यहाँ पे गलती आप लोग मत करना, इसको हमेशा कैलकुलेट करना। एक्सचेंज लॉस ऑन, भाई गुडविल को हटा के एक हम फॉर्मेट नहीं बनाते हैं जिसके अंदर हम नेट एसेट लेते हैं, साल का प्रॉफिट लॉस लेते हैं और क्लोजिंग निकालते हैं, तो उससे जो हमारा नेट एसेट्स में जो एक्सचेंज लॉस आता है वो निकल के आता है। तो एक्सचेंज लॉस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ नेट एसेट, इसको कर लेते हैं। ये मैंने एक और हेडिंग बना ली एग्जामिनर को, यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, इस टेबल में हम डाल देते हैं नेट एसेट ओपनिंग। तो मुझे ओपनिंग नेट एसेट पहले एनवाई में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही 3 कॉलम चाहिए होंगे। एक्सचेंज रेट का कॉलम बना लेते हैं और एक कॉलम बना लेते हैं इसमें डॉलर ब्रैकेट 1000। देखो नेट एसेट ओपनिंग कितने दिए हुए हैं बच्चों, रिटेन अर्निंग दी हुई थी हमें यहाँ पे कहीं, रिटेन अर्निंग 4.8 4800 बोला है। ऑर्डिनरी शेयर नॉस्ट्रा, ये कंपनी को 75% ऑफ 1.5, तो 1.5 मिलियन यानी शेयर कैपिटल कितनी थी, तो ये आ जाएगा हमारा 6300। कैसे निकल के आया ब्रैकेट में बता देता हूँ, 1500 की शेयर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, और इसमें हम प्लस क्या कर देंगे 4800 हमारा रिटेन अर्निंग आ गया। नेट एसेट ओपनिंग आ गया, ओपनिंग को हम ओपनिंग रेट पे करेंगे, ओपनिंग रेट डिवाइड कर दो 525, ये आपका ये आ गया, ठीक है सर। ओपनिंग हो गया, लॉस, अब देखो हमारा लॉस 900 का है, यहाँ पे मैं बता रहा था जो मैं ऊपर एडजस्टमेंट कर रहा था, यहाँ होगी वो 15 पे हम कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट पे, और एवरेज रेट पे ही आना चाहिए 60 जो इन्होंने 50 के लिया है। अब देखो नेट एसेट क्लोजिंग जो होने चाहिए कितने होने चाहिए आपके हिसाब से, नेट एसेट क्लोजिंग होनी चाहिए, दोनों को ऐड कर दो 63 प्लस 900 5400, खुद से कर सकते हो इसको। क्लोजिंग रेट पे ये होता है एक्सचेंज लॉस, ये हमेशा खुद निकालना है, ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग नेट एसेट लॉस का, और लॉस को एडजस्ट करते हुए
तो ये क्लोजिंग रेट है, इस वजह से जो आएगा मेरा एक्सचेंज लॉस आएगा। इन्होंने ये वाला एक्सचेंज लॉस क्या किया है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये 300 है, तो ये जो एक्सचेंज लॉस निकल के आया ये ओसीआई में ही जाता है, ठीक है, इट विल गो टू ओसीआई, मैं इसको लेके डाउट नहीं है मुझे, ओसीआई में ही जाएगा। बट डाला कितना इन्होंने, इन्होंने टोटल एक्सचेंज लॉस डाला है 175 का, क्योंकि इन्होंने लॉस कितने का लिया था, 50 के का, पर लॉस तो 60 के का है, तो इसलिए एक्सचेंज लॉस ओसीआई में कितना जाएगा। आपके एसेट्स तो आपने जो लॉस से अपने नेट एसेट कम करे हैं वो 50 से कम करे, बट नेट एसेट तो और कम होंगे, 60 से कम होंगे, तो आपका एक्सचेंज लॉस बेसिकली है कितना, 165। एक्सचेंज लॉस 165 का है, और आपने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है, 175 रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया आपको। तीन चीज ओसीआई में जाएंगी ना बेसिकली, टोटल ओसीआई में क्या जाएगा, दो चीज जाएंगी, एक्सचेंज लॉस, दिस वाला एक्सचेंज लॉस ओसीआई का, और गुडविल का लॉस ओसीआई का। अगर आप ओसीआई में बात करें तो ये दोनों चीज आपकी ओसीआई में जाएंगी, ठीक है, इस बात को समझा दो। नेट एसेट्स आर ऑलवेज री ट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग रेट and loss will increase from 50k to 60k. Net assets are always retranslated at closing rate, ये बता दो आप। लॉस विल इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60 के, तो आप देखो आपका लॉस 50 से 60 के हो गया ना, 525 माइनस 60, तो 465 बचा। अगर आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो 465, और 465 को आप थ्री, जब इन्होंने 50 के लिया होगा तो ये जो हमारे नेट एसेट्स हैं भाई, इन्होंने क्या ट्रीटमेंट करी है, इन्होंने 50 के हिसाब से ट्रीटमेंट करी है, तो 525 माइनस 50 ये कितना आ रहा है, 475। तो आपके नेट एसेट ज्यादा आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल ज्यादा आ रहे हैं। सो लॉस विल इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60 के, which will decrease net asset after loss, net asset after adjusting loss. Therefore, new exchange loss is 165k instead of 175k। ठीक है दोस्त, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे आप समझा भी दो, पेरेंट और एनसीआई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और इसको हम एक्सेल पे कर भी देते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये हमारा मेन पार्ट था, इसको जल्दी से एक्सेल पे भी डील कर लो। फुल मार्क्स कहीं, बस अभी क्लास सजेशन बची, मेरा तो ये पार्ट हो ही गया, फोर्थ पार्ट हो गया बच्चों। अब बताओ ना बचा क्या है, मेरे को बताओ लास्टली। बस हाँ, ये वाला पॉइंट आपको क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया था मैंने, ये आपको खुद से हमेशा कैलकुलेट करना है IS 21 के क्वेश्चंस में। ठीक है।
तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट रह गई यहाँ पे? एक तो लॉस एट एवरेज रेट, आपको जो लॉस रिकॉर्ड करना था वो एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करना था, आपने लॉस किस पे रिकॉर्ड कर दिया? तो इसको एडजस्ट कर दो। अब इसके एडजस्टमेंट क्या करोगे? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, ट्रांसलेशन रिजर्व में आपने 10K का लॉस जो डाला हुआ है ये आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ से ये हटा दोगे, 10 इसमें ऐड कर दोगे और ये लॉस जाएगा, बट ऑब्वियसली ट्रांसलेशन रिजर्व में नहीं जाना। ये कौन सा लॉस है आपका? लॉस, ये लॉस तो पीएनएल लॉस है ना। आपके पीएनएल में 50,000 का लॉस था, आपने वो पीएनएल का लॉस 60,000 मतलब 50,000 का लॉस था, आपने 50,000 ट्रीट किया, तो आपने ट्रांसलेशन लॉस में ट्रांसलेशन रिजर्व में लॉस ज्यादा डाल रखा है, ट्रांसलेशन रिजर्व में उसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा। इसकी एंट्री समझना, ये जो लॉस है मैं यहाँ पे आपको इसको इम्पैक्ट करके बताता हूँ। बेसिकली डेबिट पेरेंट रिटेन अर्निंग, और क्या करोगे? डेबिट एनसीआई, इससे एनसीआई डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे? ट्रांसलेशन रिजर्व। सर क्यों कर रहे हो ऐसा? तो बच्चा मैंने ट्रांसलेशन रिजर्व में लॉस कितना डाला हुआ है? 175। ट्रांसलेशन रिजर्व में लॉस कितना जाना चाहिए? 165। तो 10 वहां से कम हो जाएगा? नहीं होगा। पहले बात बताओ, ये आपने अभी कैलकुलेट करके देखा, आपने लिखा भी कि 175 से 165, 10 का लॉस ट्रांसलेशन रिजर्व से कम हो जाएगा, बट लॉस तो बढ़ रहा है। ये 10 का लॉस जो मैं ऊपर लिखने वाला था, ये बात मैं लिख रहा था यहाँ पे कि ये जो 10 का लॉस है ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ये 10 का लॉस पीएनएल में जाएगा, तो 75% यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। 75% इसको यहाँ पे डाल दो, 7.5। अब देखो, माइनस 7.5 और जो भी बचा आपका माइनस 2.5, अपन ने खुद से ही डाल दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बियर करेंगे। यहाँ पे भी फिगर कर देता हूँ, एग्जामिनर को भी बता देते हैं। 7.5 यहाँ पे भाई एग्जामिनर और 2.5 ये लोग बियर करेंगे। दिस इज योर दिस पार्ट बच्चों। कौन सा हो गया? पेरेंट की रिटेन अर्निंग डेबिट कर दी, एनसीआई 2.5 से डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया ट्रांसलेशन रिजर्व। और कुछ बचा है सर? हाँ, लास्ट आपको ये जो आपने टोटल एक्सचेंज लॉस निकाला है इसको भी डील करना पड़ेगा। तो सारा का सारा आपने किसको दे दिया? ये टोटल एक्सचेंज लॉस आपने ठीक कर दिया, बट सारा का सारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट याद रखना। क्वेश्चन में क्या हुआ है? ऑल बियर्ड बाय पेरेंट एनसीआई शेयर ऑफ एक्सचेंज लॉस। एनसीआई का जो एक्सचेंज लॉस में शेयर है वो भी डालना है। तो सर एनसीआई का कितना शेयर बनेगा देख लो, आपने ट्रांसलेशन रिजर्व में डाला हुआ है। माइनस नहीं होगा, बल्कि यहाँ से आपको हटाना है, क्योंकि आपने सारा का सारा 165 किसको दे दिया? मतलब 175 डाला था, बट सारा का सारा आपने पेरेंट को दे दिया ना भाई। पेरेंट का ऐसा थोड़ी है, ये मिलेगा इनको, यहाँ पे डाल देंगे। एनसीआई तुम भी करो। ये बच्चों आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई। एक कॉलम आप टोटल का बना सकते हो, यहाँ पे आप सारा टोटल कर दोगे इक्वल टू सम और टोटल। अब ये चीज क्या होती है, बच्चा मुझसे कई बार पूछता है कि सर इस चीज का क्या मार्क्स है? नहीं, ये टाइम वेस्ट वाली चीज है। आपने यहाँ 350 निकाल के जो दिखाया, आप मार्किंग स्कीम में चेक करोगे तो इसका कोई सेपरेट मार्क्स नहीं होता कि यहाँ पे आपको 350 का टोटलिंग करके दिखाना है। ओनली दिस पोस्टिंग विल जनरेट मार्क्स। तो ये टोटल स्टेप आपके लिए बहुत, जरा सा भी टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू डू दिस टोटल स्टेप, रिमेंबर दिस थिंग। तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ जानबूझ के कि एग्जाम में आप भी ना करो, करने की जरूरत ही नहीं। बस आप एडजस्टमेंट्स करो अपनी और पूरे के पूरे मार्क्स गेन करो। और क्या ये स्टेप हो गया? साथ साथ हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी मैंने। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो मैंने सारी यहाँ पे डील कर दी, मेरे एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व करते करते बेसिक एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डबल है बिल्कुल, बट यही करना है।
जो भी चीज कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन, ये जो लॉस है ट्रांसलेशन रिजर्व 10K का लॉस है, आपने 175K ट्रांसफर किया, 165K होना चाहिए, और वो जो 10K है वो पीएनएल लॉस है, कौन बियर करेगा, पेरेंट एनसीआई, वो भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा दिया। पहले यहाँ कैलकुलेशन करी, यहाँ डायरेक्ट में दिक्कत होती। तो नेट एसेट्स को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर दिया, लॉस 50 to 60K, डन विद दिस रिक्वायरमेंट। अब चले अपनी अगले लास्ट, एडजस्ट द प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट, 10 मार्क्स। भाई ये लिखना नहीं है, बस अपने लिए लिख रहा हूँ, डन। एक बड़ी अचीवमेंट, 10 मार्क्स, बताओ 7 आ गए। आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, बट वो टाइम इसलिए भी तो लग रहा था कि 20 मार्क्स आ रहे थे, साथ साथ एडजस्टमेंट भी तो हो रही थी मेरी, तो ये मेरे मार्क्स यहाँ भी आ गए। और नाउ फाइनली last theory question using exhibit, discuss the potential impact of changes in government regulation, accounting treatment, norms and consolidated financial statement। तो कुछ गवर्नमेंट के चेंजेस हुए हैं, लास्ट हमारे को थ्योरी पूछा है, डन है हम इस क्वेश्चन के साथ। आई थिंक हर बच्चे को बहुत आसानी से समझ आ गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे लिए, क्या बात करता है, जल्दी से पढ़ लो। नियर द बिगिनिंग ऑफ फॉलोइंग ईयर, ईयर एंड 31 दिसंबर, चेंजेस वर मेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो बच्चा हमारी जहाँ सब्सिडरी है ना, जैसे मान लो हमारी सब्सिडरी यूएस के अंदर है, तो यूएस में बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं, ट्रम्प साहब ने बहुत कुछ मेजर चेंज कर दिए गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो उससे हमें प्रॉब्लम होने ये पेरेंट जो इंडिया में है। तो कहता है चेंजेस वर मेड टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन कंट्री इन विच नॉर्मस्ट्रा हमारी सब्सिडरी, दिस हैज सिग्निफिकेंटली impacted नॉर्मस्ट्रा ऑपरेशन एंड कॉस्ट अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एनवाई। तो एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट वाली चीजें कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है, नॉर्मस्ट्रा के ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है, ठीक है। डायरेक्टर आर अवेयर दैट ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, नॉर्मस्ट्रा इज नो लॉन्गर परमिटेड टू ट्रांसफर फंड टू पीओनी कंपनी। अच्छा, अब वो हमें फंड नहीं दे सकती। Moreover, government restriction has been enacted which limit the extent to which peony company can exercise right and governance over Normstra company. क्या करें बताओ बच्चों। अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में 2 बातें मुझे बताई गई हैं, इसका आंसर क्या करना है, कि क्या डिस्कशन करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो आपके दिमाग में आंसर आएगा खुद से। अभी मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले अगर आ चुका है मैथ करना कि हम लिखते क्या है इसमें, सोच लो, या तो पॉज कर लो और सोच लो अपने माइंड में कि यार हम क्या करते। समझो इस बात को, सोचा। तो यहाँ पे बच्चों पहली बात तो बात जिक्र हो रही है कंट्रोल की। असलियत में ये टेस्टिंग कर रहा है आपसे IFRS 10 कंट्रोल। आपको मालूम है IFRS 10 लगता है, IFRS 3 लगता है जो बताता है बिजनेस है कि नहीं, यू हैव एक्वायर्ड अ बिजनेस और नॉट। IFRS 10 है जो कंट्रोल को डिफाइन करता है, और कंट्रोल की डेफिनेशन में 3 क्राइटेरिया उसने बताए हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको ये समझना कि एक क्वेश्चन कंट्रोल पे बात कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है, क्योंकि यार देखो आपका कंट्रोल चला जाएगा तो आप इसको सब्सिडी नहीं मानोगे। अल्टीमेटली सारी की सारी बात ही कंट्रोल पे आ गई है, और कंट्रोल क्या गया है वो चेक करना है। IFRS 10 क्या बोलता है, IFRS 10 बताओ। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने क्या बोला, थ्योरी क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा सबसे पहले ये सोचो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहता है क्या, IFRS 10 डिफाइन कंट्रोल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से बता देना। पहली चीज वो कहता है पावर, इतना शॉर्ट मत कर देना एग्जाम में, पावर प्लस दूसरी बात करता है वेरिएबल रिटर्न। हमारे पास हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया ही था इसको, वेरिएबल रिटर्न है मतलब फिक्स रिटर्न नहीं आता, पावर है, और लिंक, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सब्सिडरी के काम को, एक्टिविटीज को। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
I have power to direct activities, I'm exposed to variable return and I am power to impact those return. मतलब इसका एग्जांपल ये हो गया कि मान लो सब्सिडरी को कहाँ ब्रांच ओपन करनी है, क्योंकि अगर ब्रांच खराब होगी तो रिटर्न भी कम होगा, तो वो ब्रांच ओपनिंग करना या उसको इम्पैक्ट करना, हम रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वी हैव पावर टू इन्फ्लुएंस रिटर्न. तो तीन बातें ध्यान रखना. आईएफआरएस 10 कंट्रोल को डिफाइन करता है, आप डिफाइन कर देना. पावर टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज of the company, exposed to variable return, not a fixed return, and you can influence company's return. ठीक है. अब क्या? So कैसे मैं इसका आंसर लिखूं? अब मैं सारी पेज पे सारी बात पे करूंगा इसको. पहला सिनेरियो क्या कहता है? इन द गिवन सिनेरियो क्या लिखे? क्या कंट्रोल? पहले तो सिनेरियो को पढ़ के पता लगा कि कंट्रोल गया नहीं गया. करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो कंट्रोल से लिंक नहीं होती है, वो तो चलो एक्सटर्नल फैक्टर है. दो मेन बातें निकल के आती है कि फंड ट्रांसफर मना कर दिया है. इन द गिवन सिनेरियो पहली बात बारी बारी बात करेंगे. इन द गिवन सिनेरियो न्यू रेगुलेशन हैज restricted फंड ट्रांसफर. तो क्या इसका मतलब कंट्रोल टूट गया? नो. क्लियर बताना. न्यू रेगुलेशन हैज restricted फंड ट्रांसफर. It does not impact control as it only restrict distribution of fund. Example, dividend. हमारा ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इस बात को साफ कहता है कि आप अगर कोई फंड रेस्ट्रिक्शन है तो इस वजह से आप कंसोलिडेशन को, जैसे कई क्राइटेरिया दिए हुए हैं ना कि किस किस रीजन में कंसोलिडेशन आप सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करो तो चलेगा, तो उसमें कई सारे रीजन नॉट अलाउड है. अलाउड रीजन क्या है कि आपकी अल्टीमेट सब्सिडरी बनाती है या आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यू आर एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एग्जामिशन दी गई है. दो चार केस में एग्जामिशन दी हुई है. योर सब्सिडरी इज परफॉर्मिंग प्योरली और यू कैन नॉट गेट द फंड फ्रॉम सब्सिडरी और योर सब्सिडरी ऑफ डिफरेंट नेचर, ये केस कंट्रोल लूज नहीं करते हो आप. तो इट डज नॉट इम्पैक्ट कंट्रोल एज ओनली रेस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. भाई फंड तुम मुझे नहीं दोगे तो क्या दिक्कत है? मैं तुमसे फंड नहीं निकाल पाऊंगा, डिविडेंड नहीं निकाल पाऊंगा, बट यू आर अंडर माय कंट्रोल ना. पैसे तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू मी. उससे कंट्रोल की डेफिनेशन टूट जाती है क्या बच्चा? रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश मूवमेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली रिमूव कंट्रोल. ये तो रिटर्न को हमारे कम करता है, कंट्रोल को थोड़ी कम कर रहा है. मैं तुमसे पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ बट मैं तुम्हें कंट्रोल तो अभी भी कर सकता हूँ ना. सो ये बात मैंने बता दी एग्जामिनर को कि दिस पॉइंट डज नॉट इम्पैक्ट कंट्रोल, बट एक भी टूट गया तो कंट्रोल टूट जाएगा. ठीक है. और क्या है? However, this new rules also restrict. This new rules अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Restrict और limit peony ability. मैं चाहता हूं आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ रखा हो, ठीक है ना. मैं क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आप सब एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ चुके हो खुद से, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ के ही करना है इस क्वेश्चन को. एबिलिटी टू गवर्न नॉर्म्स. अगर आप देखो तो ये लाइन कहती है कैन एक्सरसाइज एक्सटेंड टू विच पियोनी कैन एक्सरसाइज राइट और गवर्नेंस. भाई ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि कंट्रोल शायद छूट गया है. सो यहां लिखो. सो दिस डायरेक्टली impacts the power of peony over Normstra. लिंक कर दिया मैंने. वो पावर की बात करता है, आपकी पावर अगर कम कर रहा है तो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है. तो अभी कंक्लूजन नहीं दोगे क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो पियोनी may lose control over Normstra. अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा लगता है कि may lose, may लिखा है मैंने,
अब लूज कर गई तो क्या होगा, तो मैं बस अकाउंटिंग बता दूंगा। इफ कंट्रोल, अभी आंसर बंद मत करना कि सर अकाउंटिंग भी पूछा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके नहीं दिखानी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है, सबसे मस्त होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ समझाना है। तो इसके मार्क्स क्यों छोड़ने? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, जब तुम्हारी सब्सिडरी खत्म हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है या लॉस्ट हो जाता है, तो क्या होगा, अब तुम डी रिकॉग्नाइज करोगे, डी रिकॉग्नाइज द सब्सिडरी फ्रॉम बुक्स। कंसोलिडेटेड बुक से सब्सिडरी को रखोगे या नहीं रखोगे? सर अभी भी रखेंगे। क्यों रखोगे भाई? आप उसके एसेट को, उसकी लायबिलिटी को, सबको डी रिकॉग्नाइज करोगे। डी डी रिकॉग्नाइज सब्सिडरी फ्रॉम बुक्स, रिमूव गुडविल, एनसीआई एटसेट्रा, सब कुछ आप रिमूव करोगे। और क्या है? रिकॉर्ड गेन एंड लॉस इन पीएनएल। कोई डिस्पोजल पे आप जो भी गेन लॉस आपका डिस्पोजल पे बनता है ऑपरेटिंग सेक्शन में, आप डिस्पोजल प्रॉफिट लॉस में दिखा दोगे। कोई भी रिमेनिंग इंटरेस्ट है, भाई आपका कंट्रोल लूज करते हो, कंट्रोल तो डिस्पोजल माना जाता है। मैं बता देता हूँ ब्रैकेट में, इवन इफ शेयर आर नॉट सोल्ड बट कंट्रोल is lost, it is treated as disposal for accounting purpose। ठीक है, तो ये गेन लॉस हम डाल देंगे। बाकी क्या हो सकता है, मान लो अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत राइट है, कंट्रोल लूज हो गया बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इफ, मान लो क्वेश्चन कहता है, हम आगे भी बता देते हैं, अगर इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अकाउंट एज पर IS 28 अंडर इक्विटी मेथड, आप समझा भी सकते हो, मतलब यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को यहाँ पे बता भी सकते हो, प्रेजेंटेशन इन बोर्ड। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, यू हैव आपका, क्योंकि गवर्नेंस को कम किया, कितना कम किया ये नहीं कह सकते, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, ये बात आप लिख सकते हो अंडर इक्विटी मेथड। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, स्टिल आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, और आपके पास बोर्ड में एक बंदा है विच कैन मेक योर रिप्रेजेंटेशन, तो हो सकता है। एंड अगर आप कहते हो सर सिग्निफिकेंट, इफ नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दी बात, तब क्या होता है अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है तो? रिकॉर्ड एज पर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, यही तो है, आंसर लिख के बता दिया एग्जामिनर को। तो सारा नॉलेज आपको दिखा देना जितना आपको मालूम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज भी यहाँ पे दिखाओ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का भी, कंट्रोल का, बट आंसर तब शुरू कब हो सकता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड के क्वेश्चन है किस बात पे, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो ये बात नहीं समझ आती कि बात कर किसकी रहा है, और बात ये कर रहा था कंट्रोल की। तो दिस इज योर क्वेश्चन 1 SBR। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लैरिटी दे पाया बच्चों कि कैसे SBR के क्वेश्चन 1 को डील करना है, कैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे डील करना है। मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपसे डिस्कस किया, सो यू अंडरस्टैंड के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें हम मिस आउट करते हैं, कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आपका काम यही है कि सॉल्व अगेन, खुद से सॉल्व करो, फिर इस वीडियो को देखो और ये आंसर को रीड करो। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सॉल्यूशन हमेशा तब देखना चाहिए वंस यू हैव डन योरसेल्फ। दिस वीडियो इज मेनली फॉर द लर्निंग पर्पस, नाउ यू कैन प्रैक्टिस। भाई सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा बच्चों, खुद के प्रैक्टिस करने से, एग्जाम में कोई टीचर नहीं करके आएगा, आप ही करके आओगे, तो प्रैक्टिस खुद की बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी या कंसेप्चुअल लैकिंग आ रही है, वहां पे सपोर्ट लो। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही रखेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।